नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। आइए एक नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेबिनार को करेंगे संबोधित। विकसित भारत पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन आज पूर्णिया में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र बना आईआईटी रुड़की। एआई को गढ़ा जा रहा है छात्र छात्राओं का भविष्य। सीवान में कराया गया मॉक ड्रिल। लोगों को भूकंप आपदा से निपटने के लिए दी गई आवश्यक जानकारी। और पटना के प्रेमचंद रंगशाला में रजत जयंती समारोह का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक चेतना की देखी झलक। अब समाचार विस्तार से। बजट 2026-27 के बाद अब सरकार इसके बेहतर क्रियान्वयन पर फोकस कर रही है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और फाइनेंस विषय पर पहले पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का मकसद बजट में किए गए बड़े वादों को जमीन पर उतारने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बैंकर्स और रेगुलेटर्स से सीधा फीडबैक लेना है। विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की संरचना को सुदृढ़ करना, पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने, साथ ही कर सुधारों के माध्यम से नागरिकों के जीवन यापन को अधिक सरल और सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2026-27 से उभरने वाले प्रमुख विषयों पर आयोजित किए जा रहे बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला में पहला है। इन वेबिनारों का उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीख लेना और प्रतिभागियों से संरचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना है, ताकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन को सुदृढ़ और सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन आज पूर्णिया में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में सीमांचल में आने वाले जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के अलावा दूसरे जिलों के डीएम और एसपी भी शामिल होंगे। इनके साथ ही अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में घुसपैठ के ताजा हालात, समाधान और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ की समस्या चिंता का विषय है। माननीय देश के गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हर दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हो, और आपने जो बीएसएफ के जवान है उसका मनोबल को बढ़ाने के लिए जो यह कार्यक्रम है बहुत ही नेक और ही अच्छा कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन सहरसा पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री के बिहार दौरे और एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि कोई बात नहीं हो रही है, बिहार बड़ा राज्य है और रहेगा। वहीं एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को देश बनाने की बात नहीं, बताते हुए बिहार बड़ा राज्य है, रहेगा, और 14 करोड़ बिहारी इकट्ठे एकजुट होकर बिहार का विकास करेंगे। अमित शाह जी का दौरा हुआ है, पहली बार कोई देश का गृह मंत्री 3 दिन बिहार के सीमावर्ती इलाके में रहे। यहाँ तो बिहार में नहीं रहते, सुबह आते लोग शाम में चले जाते। इतना बिहार से लगाव है अमित शाह जी को। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के देश से घुसपैठियों को बाहर करने की बात पर कहा कि चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में साफ कहा है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है, और अगर कोई घुसपैठिया आया भी तो आपकी पार्टी ही 21 साल से बिहार में सरकार चला रही है। इसके लिए कौन दोषी है?
ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री और नीचे की आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, क्या कर रहा है देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन प्रत्याशी जरूर विजय प्राप्त करेगा। उम्मीदवार जो भी होगा हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायकों ने भूमिहीनों को जमीन देने की मांग की। विधायकों का कहना है कि सरकार को गरीबों और भूमिहीनों को जमीन देना ही होगा। दलित भूमिहीनों की हकमारी स्वीकार नहीं कर सकती है। नीतीश सरकार को इस पर जवाब देना होगा। बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी सुनील कुमार और जदयू एमएलसी नीरज कुमार के बीच जबरदस्त बहस हुई। सुनील सिंह ने कहा कि यूपी, बंगाल, झारखंड से शराब आ रही है और प्रदेश में अवैध रूप से बेची जा रही है। कोई बीमा नहीं, सभापति महोदय, शराबबंदी के बारे में यह बोलना इसलिए आप बोलते हैं कि आपने शराब की कंपनियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में पैसा लिया है। आप महिलाओं के सुहाग को उजाड़ना चाहते हैं, नहीं तो कोई कैसे बोल देगा भाई। संकल्प है, आपके नेता का फैसला है, आप अपने नेता के फैसले के विपरीत बोल रहे हैं बाहर में। इसलिए सभापति महोदय ये बात विराम लगना चाहिए। 4 लाख आदमी कैद है, थाना में है, 5 लाख है, 45,000 44,000 कैपेसिटी है। कोई व्यवस्था है महोदय? हाँ है ना, कोई व्यवस्था है कि ये जो प्रश्न है महोदय, इस प्रश्न में ये कहां से ये भाषण घुस गया हम जानना चाहते हैं महोदय। कैसे घुस गया आप बताइए। ये बोले कि आप शराब वाले से पैसा लेते हैं, हम बोलते हैं कि किंग महेंद्र से 99 लाख रुपया जदयू प्रत्येक महीना लेते रही 5 साल। नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र आईआईटी रुड़की बना हुआ है। यहाँ छात्र और छात्राओं का भविष्य एआई से गढ़ा जा रहा है। छात्रों को स्वास्थ्य, जलवायु और इंडस्ट्री के लिए एआई आधारित समाधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो तकनीक जो भविष्य की दुनिया को आकार दे रही है और इस भविष्य को गढ़ने में जुटा है आईआईटी रुड़की। यहाँ एआई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि रिसर्च लैब, ग्राफिक्स स्टूडियो और यहाँ तक कि खेतों तक भी पहुँच चुका है। आईआईटी रुड़की के मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई में रिसर्चर अत्याधुनिक मशीन लर्निंग मॉडल्स पर काम कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य हेल्थ, क्लाइमेट और इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान तैयार करना है। यहाँ एआई में काफ़ी ज़्यादा ही अवसर है और यहाँ पे बहुत ही शोध सहयोग है। ऐसी एआई अवसर नेटवर्किंग और कम्युनिटी बिल्डिंग और स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा मंच है और यहाँ पे हमें अवसर मिलता है कि हम अपने स्किल्स को शो कर पाए। आईआईटी रुड़की ने एक दूरदर्शी सोच को अपनाकर 5 साल पहले ही एक एकेडमिक यूनिट स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई की स्थापना की और इसकी स्थापना में हमें मेहता फैमिली फाउंडेशन का उदार सहयोग मिला। उन्होंने जनरस सपोर्ट किया, उन्होंने फंडिंग दी। जो मेहता फैमिली फाउंडेशन है उसने आईआईटी रुड़की के अलावा और भी 6 डिफरेंट आईआईटीज में कुल मिलाकर 8 स्कूल्स बनाए हैं। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक ही नहीं, एआई अब जटिल जैविक संरचनाओं को समझने में भी मदद कर रहा है। मैक्रो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफिक यूनिट यानी एमसीयू में रिसर्चर एआई की मदद से प्रोटीन स्ट्रक्चर और दवाओं के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। एआई की हेल्प से हम लोग नए जनरेटिव मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं फास्ट स्पीड में। जैसे जो हमारी पूरी ट्रेडिशनल साइंस है, ट्रेडिशनल साइंस में 10 से 15 साल लग जाते हैं एक मॉलिक्यूल्स को स्क्रीन करने में, टेस्ट करने में, एंड देन वो क्लिनिकल ट्रायल में स्टिल फेल हो जाती है।
तो उसमें भी एक ड्रॉबैक ये रहता है, आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर सकते। एआई की मदद से हम बहुत लार्ज स्केल पे मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। आईआईटी कैंपस में बनाई गई टिंकरिंग लैब में छात्र एआई की मदद से ग्राफिक्स और मोशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यहाँ मशीन लर्निंग के जरिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और डिजाइनिंग को और ज्यादा सटीक और रचनात्मक बनाया जा रहा है। एआई की मदद से कोई भी हमें एनवायरनमेंट चाहिए तो बेसिकली हम उसको कमांड दे सकते हैं, क्या मतलब कैसा एनवायरनमेंट हो, और कैरेक्टर कोई भी हो, रोबोट हो, अगर हमें किसी रोबोट पे एक्शन कराना है तो रोबोट को भी ले सकते हैं। तो बेसिकली वो जो मैन पावर वाला काम है वो बहुत फास्ट हो गया है, मतलब एआई की मदद से। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की आज शोध, नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। आईआईटी रुड़की के छात्र एआई आधारित मॉडल विकसित कर रहे हैं जो फसल की सेहत, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम के पैटर्न का विश्लेषण कर किसानों को सटीक सलाह दे रहे हैं। डेटा से लेकर दवा तक, ग्राफिक्स से लेकर खेती तक, आईआईटी रुड़की में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये विस्तार बताता है कि भविष्य की तकनीक अब वर्तमान का हिस्सा बन चुकी है। देवभूमि की धरती पर तैयार हो रहे ये नवाचार आने वाले समय में देश और दुनिया को नई दिशा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन और पटना नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला और अन्य गंभीर कांडों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे में एक स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया था जिसमें कुल 49 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 247 लीटर शराब, 10 ग्राम स्मैक, 160 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और 7 अभियुक्तों द्वारा पुलिस दबिश की वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया गया है। 26 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी विगत 24 घंटे में किया गया है। इसके अलावा 2 अपहृत या मिसिंग हेड में बरामदगियाँ हैं जिसमें शाहपुर थाना केस नंबर 69/25 में बरामदगी है और इसके अलावा फुलवारी शरीफ थाना केस नंबर 636/23 में बरामदगी है। सीवान में भूकंप आपदा को लेकर जिला प्रशासन के स्तर से मॉक ड्रिल कराया गया। इस दौरान लोगों को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक जानकारियां भी दी गई। सीवान में 8 तीव्रता के आर्टिफिशियल भूकंप का प्रैक्टिस किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने 7 स्थानों पर रेस्क्यू ड्रिल किया। वहीं जिलाधिकारी और सेंट्रल ऑब्जर्वर ने पूरी तैयारियों का जायजा लिया। अपनी पोजीशन में ले लें। ऑपरेशन कंट्रोल के साथ आज जो हम लोगों ने भी मॉक ड्रिल का सेशन करवाया है उसके अंतर्गत जो भी हमारी अभी 112 की गाड़ी थी, गश्ती गाड़ी थी, सभी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोगों ने मदद किया है। नवादा जिले के कवाकोल प्रखंड के झरना गांव में ग्रामीण बैंक की तरफ से वित्तीय साक्षरता हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में नाबार्ड लीड बैंक के प्रबंधक मनीष कुमार ने बैंकिंग प्रणाली एवं सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। लीड बैंक प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि इस गांव में SC/ST समुदाय के लोग रहते हैं जो बैंकिंग प्रणाली से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार रिमोट एरिया में भी बैंक के कामकाज का प्रचार प्रसार करना है। चाहेंगे कि दूसरे लोग आपको ज्यादा जानकारी दे, बस हम यही कहेंगे कि जो मेहनत आप लोग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जब बगीचा लग रहा था तब किसी को विश्वास नहीं था कि यहाँ पे बगीचा रह पाएगा, पानी नहीं है, बहुत सारा जानवर खा जाता है, बहुत परेशानी हुआ। अभी बंदर का परेशानी नया है, तो हर परेशानी को झेलते हुए भी हम लोग कुछ हद तक तो आगे बढ़े हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के तहत महोडर पंचायत के झरना गाँव में हम लोग FLC कैंप लगवाए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वित्तीय साक्षरता के तहत लोगों में जागरूकता फैलाना, साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना कि बैंक से कैसे लेन देन करें, धोखाधड़ी से कैसे बचाव हो, KYC बैंकों के लिए क्यों जरूरी है, लोगों के लिए क्यों जरूरी है, और जब खाता 10 साल पुराना हो जाता है तो ReKYC और CKYC इसकी भी जरूरत है।
सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम को लेकर देश भर में जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। यह राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। देश भर में जल्द ही 14 वर्ष की किशोरियों के लिए मुफ्त ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी की रोकथाम करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की निगरानी में टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन कैंसर सर्विक्स को बचाता है और बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कैंसर है जिसको कि एक वैक्सीन के द्वारा हम हमेशा के लिए नकार सकते हैं। लाइफ में इस वैक्सीन के बाद ये कैंसर नहीं होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सामान्य लेकिन संभावित रूप से खतरनाक वायरस है जो आमतौर पर स्किन टू स्किन संपर्क से फैलता है। लंबे समय तक शरीर में बने रहने पर ये वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण बन जाता है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर वर्ष लगभग 70 से 80 हजार महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। ऐसे में ये टीकाकरण अभियान लाखों जिंदगियों को बचाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। जो HPV है ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन होती है और हम शादी से पहले जब बच्चा छोटी होती है बच्चे तभी उनको ये वैक्सीन दें तो उसके बाद उनको ये बीमारी जो है ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगी। पहले तो सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते थे, अब वैक्सीन भी आ गई क्योंकि एक वायरस के कारण है, उस वायरस की वैक्सीन बन गई। तो इससे हम ये टीकाकरण करके बहुत हद तक उस रिस्क को कम कर सकते हैं। टीकाकरण देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होगा। सभी सत्र प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि 14 वर्ष की आयु में टीकाकरण इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन वायरस के संपर्क से पहले दी जा सकती है, जिससे शरीर में मजबूत और लंबे समय तक रहने वाली प्रतिरक्षा विकसित होती है। टीके की एक खुराक दी जाएगी। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। हर वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस वैक्सीन के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि दर्द होना या लाली होना जहाँ पे इंजेक्शन लगता है या कुछ थोड़ा बुखार हल्का आना, इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। और ये साइड इफेक्ट जो है ये बहुत मामूली है रिलेटिव टू जितना इसका फायदा है कैंसर से बचाव में। वैक्सीन काफी सेफ है। HPV टीकाकरण कार्यक्रम लागू होने के साथ ही भारत उन 160 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इसे अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया है। वर्ष 2006 से अब तक दुनिया भर में 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है और शोध के अनुसार ये वैक्सीन 93 से 100% तक प्रभावी पाई गई है। सरकार की यह पहल केवल एक टीकाकरण अभियान नहीं बल्कि देश की बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम है। समय पर टीकाकरण से आने वाले वर्षों में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी। यह अभियान न केवल सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय भी लिखेगा।
शेखपुरा में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर दवा सेवन अभियान की स्कूलों में शुरुआत की गई। अभ्यास मध्य विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी तनवीर आलम, एसीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले विद्यालय के प्राचार्य ने दवा खाई, फिर बच्चों को दवा खिलाई गई। शेखपुरा में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर दवा सेवन अभियान के तहत 94% लोगों को खुराक दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी तनवीर आलम ने कहा कि सभी स्कूली बच्चों को दवा खिलाए जाने को लेकर विद्यालय के प्रधान को पत्र जारी किया गया है। स्कूल में शुरुआत किया गया, सभी बच्चे खुशी खुशी सभी दवा खाए और इस दवा के कोई कुप्रभाव या साइड इफेक्ट के बारे में हमने पहले बता दिया। सभी बच्चे खुशी खुशी खा रहे हैं और हमारा जो भारत सरकार का है सपना कि 2027 तक फलेरिया से इस देश को उन्मूलन कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय और सहयोग से फाइलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम हमारे सभी विद्यालय में किया जा रहा है। इसमें बच्चों को फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अल्बेंडाजोल के साथ साथ कई गोली पिलाई जा रही है, साथ ही बच्चों को यहाँ पर ORS भी पिलाया जा रहा है। मुंगेर के असरगंज में मध्य विद्यालय मिल्क जुरारी में फाइलेरिया की दवा खिलाए जाने के बाद 14 छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवा खाने के कुछ देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी की शिकायत होने लगी। वहीं कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही असरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर विद्यालय पहुंचे और बच्चों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। सभी प्रभावित बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज लाया गया, जहां डॉक्टर निधि कुमारी ने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों की देखरेख में इलाज के थोड़ी देर बाद ही सभी बच्चों की स्थिति सामान्य हो गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमल यादव ने बताया कि मध्याह्न भोजन के बाद फाइलेरिया की दवा खिलाने के बाद कुछ बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई थी। नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ती है? 4 में। दवाई कौन खिलाया था? मैडम। दवाई खाने के बाद क्या हुआ था? पेट में दर्द करने लगा। बताइए सर। दवाई खाने के बाद कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे और कुछ बच्चे उल्टी कर रहे थे और कुछ बच्चे को माथे में चक्कर आ रहा था, कुछ बच्चे को पेट में दर्द हो रहा था। इस स्थिति में फिर जो है कि हम यहाँ हॉस्पिटल फोन किए, यहाँ से एम्बुलेंस गई और फिर बच्चे को बिठा करके साथ में एम्बुलेंस के साथ में फिर बच्चे सबको बैठा करके हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ हॉस्पिटल में सभी बच्चे का स्थिति सामान्य। सहरसा में मां विषहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्थानीय सांसद ने दीप प्रज्वलित कर किया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सहरसा के दीवारी स्थान स्थित विषहरा मंदिर परिसर में 2 दिवसीय विषहरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चर्चित बॉलीवुड सिंगर की भी प्रस्तुति होगी। आयोजन का उद्घाटन करने वाले दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और स्थानीय लोगों में भाईचारे की भावना मजबूत होती है। इस तरह का कार्यक्रम होता है तो जागृति आती है और स्थानीय लोग भी जुटते हैं तो एक भाईचारा भी बना रहता है। हम तो चाहते हैं कि इलाका में शांति रहे, भाईचारा बना रहे, सब लोग खुशहाल हो, भगवती की कृपा सब पर बनी रही। आम लोग को हम यही शुभकामना देते हैं। वहीं सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने विषहरा महोत्सव के आयोजन के लिए स्थानीय सांसद के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जन सहयोग से भव्य और आकर्षक विषहरा मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद देते हुए इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सबके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, आप सभी लोग जिन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इतना खूबसूरत मंदिर बनाया है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 5 एकड़ का कैंपस है, इसमें ऑलरेडी विवाह भवन बन गया है, या कुछ और डेवलपमेंट का काम करा सकता है, जिला प्रशासन करा सकता है, तो हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। कला संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव को लेकर कला संस्कृति सह पर्यटन पदाधिकारी स्नेहा कुमारी ने बताया कि बाहर से आए कलाकारों की प्रस्तुति से स्थानीय कलाकारों को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यहाँ की जो संस्कृति है उसको लोग जाने, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पर्यटन की संभावनाएं विकसित हों, लोग अपनी विरासत को जाने और जो भी कलाकार हैं उनको अच्छे कलाकारों को सुनने का मौका मिले, उनसे कलाकारों से जो यहाँ के कलाकार हैं उनको भी सीखने का मौका मिले। 2 दिनों तक चलने वाले इस दशहरा महोत्सव में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रहेगी। आयोजन से जहां एक ओर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में सावरकर विद्या मंदिर ने अपना 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह के रूप में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आयोजन वीर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। समारोह में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना की विशेष झलक देखने को मिली। प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। कैमूर, औरंगाबाद और नालंदा जैसे जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ने दिलचस्प करवट ली है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दिन में कई जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, तो वहीं रात में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसे बदलते मौसम और आने वाली गर्मी की आहट मान रहे हैं। कई जिलों में तो अभी से ही लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा तापमान कैमूर में 31.6 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि बीते 24 घंटे में 0.2 डिग्री की हल्की गिरावट आई। इसके बाद नालंदा के राजगीर में 30.9 और शेखपुरा में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि दक्षिण मध्य बिहार तेजी से गर्म हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर हवा की दिशा पश्चिमी बनी रहती है तो दिन का तापमान और बढ़ सकता है। फिलहाल पूर्व अनुमान यही है कि होली से पहले प्रदेश में गर्मी का असर धीरे धीरे तेज होने वाला है, जबकि रात की ठंड कुछ दिन और बनी रह सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रात में तापमान कम होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मधुबनी में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा। इसी तरह पूर्णिया में दिन का तापमान 1.1 डिग्री गिरा, लेकिन रात अभी भी ठंडी बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का तापमान शरीर पर असर डाल सकता है। सुबह शाम हल्की ठंड और दोपहर में गर्मी की वजह से सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए लोगों को सुबह शाम हल्का गर्म कपड़ा पहनने और दिन में हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। जाने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेबिनार को करेंगे संबोधित। विकसित भारत पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन आज पूर्णिया में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस देश विरोधी पार्टी। नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र बना आईआईटी रुड़की एआई से गढ़ा जा रहा है छात्र छात्राओं का भविष्य। सीवान में कराया गया मॉक ड्रिल में लोगों को भूकंप आपदा से निपटने के लिए दी गई आवश्यक जानकारी। और पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में रजत जयंती समारोह का हुआ आयोजन, सांस्कृतिक चेतना की दिखी झलक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।